हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का सिद्धार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन से हम लोग जानेंगे कि कला क्या है। धीरे धीरे ये पार्ट्स आगे मिलते रहेंगे आप लोगों को। आज के इस सेशन की शुरुआत हम लोग पाश्चात्य कला से कर रहे हैं। पाश्चात्य कला की ये सीरीज शुरू हो रही है। धीरे धीरे हम लोग इसकी जो भी इसके अंतर्गत जो गुफाएं आती हैं या जो भी आगे जो कलाकार हुए उन सबके बारे में हम लोग जानते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज कला के इतिहास से कि आखिर कला क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, किन किन रूपों में जानी गई। धीरे धीरे शुरू करते हैं। आइए देखिए, कला क्या है। कला बेसिकली हमारे मानव जीवन का एक अंग मानी जाती है। कला हमारे मानव जीवन का एक अंग है, ठीक। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारी मानव की सभ्यता है। ठीक, कला हमारे मानव जीवन का एक अंग है या ये हमारी मानव सभ्यता है। कला का जो वर्गीकरण है बेसिकली देखिए दो भागों में हुआ, या हम ये कहें कि कला को हम दो रूपों में जानते हैं। कौन कौन सी? देखिए, पहली जो कला है वह है हमारी ईश्वरीकृत कला, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति निर्मित कला। एक तो ये हो गई हमारी ईश्वरीकृत की कला या प्रकृति निर्मित, और दूसरी कौन सी होगी? देखिए, दूसरी जो कला है हमारी वो है मानव निर्मित, या जिसको हम लोग मानवीकृत भी बोल सकते हैं। मानवीकृत कला, एक कला हो गई ईश्वरीकृत और दूसरी हो गई मानवीकृत कला। अब जो ये मानवीकृत कला है इसको फिर से दो भागों में बांटी गई है। देखिए, जो ये मानवीकृत कला है ये फिर से दो भागों में बटी है। कौन कौन से? पहले भाग है आपका उपयोगी कला। उपयोगी कला, और जो दूसरा भाग है वो है आपका ललित कला। ललित कला, अब ललित कला जो है ये भी कैटेगराइज में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? तो ये भाग में है, ये इसके 5 भाग हैं। कौन कौन से? आराम से बस खाली समझते जाइएगा। देखिए, पहला जो भाग है इसका वो है चित्रकला। दूसरा है मूर्तिकला। तीसरा है स्थापत्य। चौथा है संगीत, और पांचवा है काव्य। यानी कि ये 5 भागों में डिवाइड है। इतनी चीजें क्लियर? देखिए, हमने क्या बताया, कला क्या है। कला हमारे मानव जीवन का एक अंग है, या इसको हम मानव सभ्यता भी कह सकते हैं। कला दो भागों में डिवाइड है। एक
ईश्वरीकृत कला यानी जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, या ये कहें कि प्रकृति द्वारा निर्मित है। और जो दूसरी हमारी कला है वो है हमारी मानवीकृत यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई है। अब जो ये मानव के द्वारा बनाई गई है तो ये दो भागों में डिवाइड है। मानव ने इसको दो भागों में डिवाइड किया। कैसे? पहला भाग तो उपयोगी कला। उपयोगी कला का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। उपयोगी कला वह कला जिनका प्रयोग, जिस चीजों का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, वो हमारी उपयोगी कला हो गई। और दूसरा जो पार्ट था ये है ललित कला। यानी एक चीज ये देखिए, जो ये हमारी ललित कला है इसमें हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं। और जो ये उपयोगी कला है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आप की पॉइंट टाइप का, तो आपको समझने में आसानी रहेगी क्या है क्या नहीं। तो ये हो गया। कला क्या है? दो भागों में डिवाइड है, ईश्वरीकृत मानवीकृत। मानवीकृत भी दो भागों में है, उपयोगी कला और ललित कला। ललित कला के फिर से 5 भाग हैं। कौन कौन से? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। देखिए धीरे धीरे से पढ़ते जाइए, समझते हुए चलिए। प्रेशर नहीं लीजिए कि आप लोग चीजों एकदम से पढ़ लीजिए सब कुछ, नहीं, एक एक चीज जानते हुए चलिए, आराम से चलिए। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को डीप में जाने की जरूरत नहीं कि लेंदी पूरा आप लोग पढ़िए। मेन पढ़िए जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन की पॉइंट को टारगेट किया जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं जहां से हमारी कला की शुरुआत हुई, या ये कहें मानव जीवन की शुरुआत हुई। आप लोग समझ पा रहे हैं किस कहां की बात कर रहे हैं, कौन से काल की? ये बात हो रही है प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल। ठीक ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या था थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं। बस फ्लो चार्ट के ही माध्यम से जानेंगे, बहुत ज्यादा वैसा नहीं, बस आप लोगों को समझ जाइए बस खाली। देखिए प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले क्या था? देखिए प्रागैतिहासिक काल में हमारी लिपि थी कि नहीं थी? बताइए। सिंपल सी बात है, प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है तो लिपि नहीं होगी। लिपि नहीं थी। ठीक। उस समय का मानव कैसा था? उस समय का जो मानव था वो असभ्य था। ठीक। भोजन की बात बाद में करते हैं। पहले ये बताइए आवास। आवास कैसा था उस समय, मतलब कि रहने के घर वगैरह कैसे थे? तो आप लोग जानते हैं उस समय जो आवास थे, वो जो मानव निवास करता था वो गुफा वगैरह में निवास करता था भाई। और कोई उस समय हवेली और बिल्कुल बिल्कुल ईंट के पत्थर के मकान थोड़ी ना हुआ करते थे, बिल्कुल टाइल्स लगा संगमरमर चमक रहा, ऐसा तो था नहीं। तो उस समय जो मानव था वो असभ्य था, लिपि थी नहीं, पढ़ना लिखना उसको आता नहीं था, जीवन यापन कैसे करना है वो उसको पता नहीं था, उन सब चीज़ों से वो अनभिज्ञ था। तो वो क्या करता था? अब देखिए आप लोग ये समझिए, आप लोग उसी काल में जाइए, सोचिए, इमेजिन करिए उस चीज़ को। उस समय का जो मानव है वो आवास आवास कैसा था उसका? गुफा में रहता था। ठीक। पेयजल, हाँ, रहेगा तो पिएगा भी तो। पीने का मतलब आप लोग उस समय सोचिएगा। पेयजल यानी पानी। पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी कहाँ मिलेगा? अब उसमें क्या क्या मोटर का सबमर्सिबल हुआ हो गया था क्या? ऐसा तो था नहीं।
उस समय जो पानी की जो व्यवस्था थी वो कहाँ से आता था? जाहिर सी बात है कि वो कहीं नदी नदी से आएगा या और कहीं तालाब या कोई झील वगैरह होगी। इन सब चीज़ों से आता था, नदी, तालाब, झील वगैरह जो थी। ठीक? अच्छा, रहना हो गया, पीना हो गया, अब खाने की बात करते हैं। खाना की यानी भोजन। ठीक? देखिए, भोजन पका पकाया तो मिल नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। रेडीमेड क्या मिलेगा बताइए? भोजन में रेडीमेड आपको मिल जाएगा फल। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ? या तो वो फल खाए या फिर शिकार करे। अब देखिए धीरे धीरे कहानी सब आगे बढ़ रही है। पहली चीज हमने क्या बताई, उसमें लिपि नहीं थी। दूसरा, उस समय का मानव असभ्य था। इस समय आवास कैसा होता था, तो मनुष्य जो है गुफा में निवास करता था। पेयजल की क्या व्यवस्था थी? इस समय पेयजल का साधन नदी थी या झील, झरने वगैरह जो होते थे उन्हीं से वो अपनी प्यास बुझाता था। उस समय का भोजन कैसा था? भोजन के लिए जो मनुष्य है ये उसमें दो चीजों पर निर्भर था। एक तो वो फल पे निर्भर है और दूसरा वो शिकार पे निर्भर है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे बात आई शिकार की, तो शिकार वो करेगा कैसे? जाहिर सी बात है, शिकार करने के लिए कोई हथियार होना चाहिए ना। तो इस समय हथियार क्या होगा? देखिए, हथियार, अब हथियार बनेगा कैसे? भाई शिकार करना है तो शिकार करने के लिए हथियार होना चाहिए। तो हथियार भी दो चीजों से बनेगा। कौन कौन सी? या तो वो लकड़ी से बना ले या पत्थर वगैरह से बना ले। पत्थर या पाषाण, पाषाण जिसको कहते हैं। ठीक। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी, मानव असभ्य था, आवास कोई था नहीं, गुफा वगैरह में निवास करता था, पेयजल के लिए नदी झील पर निर्भर था, भोजन के लिए या तो वो फल का सेवन करे या शिकार करे। शिकार करने के लिए हथियार की आवश्यकता होती थी। हथियार या तो लकड़ी से बनेगा या पत्थर से बनेगा। इन दो चीजों से वो बनाता था। अच्छा, एक चीज और, अब आप लोग सोच रहे होंगे अब इससे पहले तो कोई काल है नहीं, यहीं से मानव जीवन की शुरुआत मानी गई है। तो जो ये मानव था इस समय, एक तरीके से ये कहिए, ये मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। और भारत की भांति जैसे भारत में भी हुआ है, भारत की ही तरह विश्व में अनेक क्षेत्रों से प्रागैतिहासिक काल में कला के प्रमाण मिले हैं। ठीक। अच्छा, और एक चीज और जानना, इस समय जो कला का जो आरंभ माना जाता है, या ये कहें कि जो कला का विकास है, कला का जो विकास है वो बेसिकली कितना माना जाता है? 5 लाख, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का ये माना जाता है कला का विकास। ठीक। इस समय जो मानव था उसने जो भी चित्र बनाए वो उसके जीवन की वास्तविक घटनाओं से संबंधित हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई शिकार करने गया, उसने जिस तरीके से शिकार किया उसी का चित्र उसने गुफा पे बना दिया। तो मतलब इस टाइप से चीजें हुआ करती थी। एक चीज और अब देखिए, मानव ने यहाँ पे जैसे हमने बताया कि मानव शिकार करने के लिए हथियार की जरूरत थी। हथियार दो
पार्ट में बटा है, या तो लकड़ी से बनेगा या पत्थर से बनेगा, ठीक। तो मानव ने अपने हथियार बनाने के लिए जिन भी पदार्थों का प्रयोग किया, उसके आधार पर जो हमारे इतिहासकार हुए हैं, या जो ये कहें पुरातत्वविद हुए हैं, उन्होंने इस इतिहास को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? पहला पार्ट तो उन्होंने बांटा पाषाण काल का, ठीक। और जो दूसरा पार्ट बटा वो कौन सा बटा? वो बटा धातु काल का। ठीक, यानी कि जो हमारे पुरातत्वविद थे, उन्होंने हथियार के बनाने के लिए जो पदार्थों का प्रयोग किया, उन सब चीजों के आधार पर उन्होंने इस काल को दो भागों में बांट दिया। पहला पाषाण काल, दूसरा धातु काल। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये पाषाण काल है, जो ये पाषाण काल है, इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला, दूसरा और तीन भागों में ये बांटा गया। अब कौन कौन से तीन भाग थे? पहला जो था वो था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, ठीक। ये जो पाषाण काल के ये जो तीन पार्ट हुए, ये कैसे बटे? देखिए, जब मानव ने हथियार बनाना शुरू किया, अब यहाँ पे देखिए पाषाण काल की बात हो रही है, तो यानी इसका मतलब है कि ये उससे पत्थरों से जो औजार बने उनकी बात हो रही है। तो जो पत्थरों के औजारों की जो विकास क्रम हुआ, यानी कि जो पत्थर से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जो पत्थरों से औजार बनाने का जो विकास होता गया, उनके आधार पे इस पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो ये पूरा पाषाण काल है, ये इसके दो पार्ट हैं। एक पूर्व पूरा पाषाण काल, और उत्तर पूरा पाषाण काल। इसके दो पार्ट हो गए। अच्छा, इसका समय भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि नेट वगैरह में कब कहाँ से क्या आ जाए, कुछ अता पता भरोसा उसका रहता नहीं, इसीलिए आप पूरी तैयारी से चलिए। पूर्व पूरा पाषाण काल का जो समय है, इसका जो समय बेसिकली माना जाता है, वो हिम युग का समय माना जाता है। यानी लगभग वही 50,000 से लेकर के 35,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, वो हिम युग का माना जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल का। उत्तर पूरा पाषाण काल का जो समय है, वो हो जाएगा 35,000 से लेकर के 15,000 तक, ठीक। इतनी चीज क्लियर? अच्छा, मध्य पाषाण काल का जो समय है, मध्य पाषाण काल का जो समय है, वो हो जाएगा 15,000 से लेकर के कितना, 10,000 तक। और नव पाषाण काल का जो समय है, वो है 10,000 से लेकर के 5,000 तक। देखिए, ये जो समय है, ये बेसिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिकली मोटा मोटा इतना जानते रहिए कि ये यही समय है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कहानी। जो ये नव पाषाण काल है,
ठीक, इसी को या ये कहें कि इसी काल में तांबा, लोहा और कांसा, इन सबकी खोज हुई। इसीलिए ये जो आपका नवपाषाण काल है, इसको ताम्र युग भी बोला जाता है। इसी को ताम्र युग बोलते हैं, या और क्या बोलेंगे, कांस्य युग बोल सकते हैं, या लोहा है तो लौह युग बोल देंगे। ठीक, तो इन नामों से भी इसको जानते हैं, नवपाषाण काल को। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या? देखिए, एक शख्स है हेनरी ब्रूइल। हेनरी हेनरी ब्रूइल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोध किया था। तो ये पॉइंट आप लोग जानते रहिए, क्या कि हेनरी ब्रूइल एक है, उन्होंने यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर, शैल मतलब वही शिला जो चट्टानें, जो गुफाएं वगैरह जो बनी थी, उन्हें जो यूरोपीय क्षेत्र में यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोध किया था। ठीक, अब देखिए, ये जो ब्रूइल थे, इन्होंने कला विकास को, इन्होंने जो ये कला का जो विकास हुआ, इन्होंने कला विकास को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटा। ठीक, और अब वो दो भाग कौन से थे? देखिए, पहला जो भाग था वो था आरिग्नेशियन। आरिग्नेशियन पेरीगार्डियन। आरिग्नेशियन पेरीगार्डियन युग। और जो दूसरा जो भाग है वो है, उसको कहते हैं सॉल्यूटियन। सॉल्यूटियन मैकडेलियन। नाम थोड़े से अजीब हैं, लेकिन आते हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए इन चीजों को कहीं। ठीक, इन्होंने क्या किया, हेनरी ब्रूइल ने कला विकास को दो भागों में बांटा। पहला भाग हुआ आरिग्नेशियन पेरीगार्डियन, दूसरा हुआ सॉल्यूटियन मैकडेलियन। इसका जो समय माना जाता है, वो समय माना जाता है लगभग 35,000 से लेकर के 20,000 तक। 20,000 ईसा पूर्व का जो समय है, और इसका सॉल्यूटियन मैकडेलियन का जो समय है वो 20,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। लाख हो गया क्या? नहीं, ठीक तो है। हाँ, तो ये इतनी चीजें आप लोग क्लियर हो गई।
हेनरी ब्यूल ने क्या किया? हेनरी ब्यूल थे कौन? यूरोपीय प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर सर्वाधिक शोध किसने किया था? तो तुरंत आप लोग टिक लगाएंगे, हेनरी ब्यूल पे किया था। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं आरिग्नेशियन, पेरिगार्डियन या सॉल्यूटियन मैग्डेलियन युग का विभाजन किसने किया? हेनरी ब्यूल ने किया। हेनरी ब्यूल ने कला विकास को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन से 2 भाग थे? आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग और दूसरा सॉल्यूटियन मैग्डेलियन युग। क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से घुमाए आप लोग तैयार रहिए। ठीक, इतनी चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पहले वाले की बात कर रहे हैं। देखिए, अब दोबारा नहीं लिखना है, चलिए लिख ही देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए, पहला आरिग्नेशियन और हम अब पेरिगार्डियन युग की बात करने जा रहे हैं। इसमें आखिर क्या क्या चीजें हुई? देखिए, मेन की पॉइंट याद रखिए, बहुत ज्यादा आपको उतना नहीं जाना है। देखिए, आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग में क्या हुआ? यहाँ पर जो चित्र पाए गए वो लगभग आपके 30,000 ईसा पूर्व पुराने थे, पहली बात। दूसरी बात, इस समय हाथों पैरों के छाप तथा काले रेखांकन का प्रयोग हुआ। यानी क्या हुआ? देखिए, हाथों पैरों की छाप, ठीक, और काले रेखांकन का प्रयोग। काले रेखांकन का प्रयोग हुआ। इसके बाद धीरे धीरे नुकीले और कठोर उपकरणों का धीरे धीरे प्रयोग होने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? इसी समय एक पत्थर है चकमक, चकमक पत्थर का प्रयोग हुआ। अब आप लोगों से पूछ ले, देखिए, अब आप लोगों से पूछ ले कि चकमक पत्थर का प्रयोग कब हुआ, किस समय हुआ, आप लोग तुरंत बता देंगे आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग के समय हुआ। अगर समय पूछे तो समय भी आप लोग बता देंगे, 30,000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक, अच्छा, और इस समय जो चित्र बने वो बेसिकली जो पशु मुंड होते हैं, यानी कि जानवरों के सिर, जो हमारे पशु मुंड थे, पशु मुंड, और उसके बाद में तूलिका का प्रयोग हुआ। तूलिका मतलब समझ रहे हैं? ब्रश, ब्रश द्वारा चित्र बनने लगे थे हमारे। तो इतना आप लोग जानते रहिए आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग में क्या हुआ। इस समय बेसिकली 30,000 ईसा पूर्व की बात है। हाथों पैरों की छाप और काले रेखांकन का प्रयोग होता था। चकमक पत्थर का प्रयोग हुआ, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसमें पशु मुंड शुरुआत में, बाद में फिर तूलिका यानी ब्रश से चित्र बनाए जाने लगे। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं किस पे? दूसरे वाले पे, यानी सॉल्यूटियन और मैग्डेलियन। ठीक, इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए ज्यादा कुछ वैसे हुआ नहीं है। जो ये हमारा सॉल्यूटियन युग था, इस युग में प्रागैतिहासिक काल का कोई भी चित्र नहीं पाया गया। यानी ये जो हमारा सॉल्यूटियन युग था, इसमें प्रागैतिहासिक काल का कोई भी चित्र नहीं मिला है। जो सर्वाधिक चित्र हमको इसी से मिले हैं, मैग्डेलियन के युग के मिले। यानी सर्वाधिक चित्र। क्लियर?
यानी सॉल्यूटियन युग में प्रागैतिहासिक काल के ज्यादातर चित्र या नहीं मिले हैं। सर्वाधिक चित्र आपके मैगडेलियन युग में मिले हुए। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, अब एक और, अब जाहिर सी बात है हम लोग कला कर रहे हैं तो रंग तो आएंगे ही आएंगे। देखिए, रंगों की अगर हम बात कर लें, अब जैसे आप लोग बताइए, जैसे मान लीजिए कि लाल रंग है, लाल है या पीला है, काला है, ठीक है, और ले लीजिए जैसे कि मान लीजिए सफेद है, ठीक। तो अब उस समय लाल रंग कैसे बनता होगा आप लोग बताइए। मतलब उसमें लाल रंग कहाँ से आया, ये पीला कहाँ से आया, काला कैसे बना, सफेद रंग कैसे वो लोग बनाते थे, कैसे करते थे। आप लोग कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे। ये प्रागैतिहासिक काल में है जिसमें मानव को अपना केवल जीवन यापन करना सही ढंग से नहीं आता था। उस समय मानव को कोई समझ नहीं थी। बताइए उस समय लाल रंग कैसे उन लोगों ने बनाया हो। आप लोग गेरू का नाम जानते हैं, गेरू। आप लोग जो थोड़ा गांव से जो टच में होंगे शायद जब सुने होंगे गेरू। उस समय जो लाल रंग बनता था वो गेरू से बनता, ठीक। और ये जो गेरू है, ये गेरू यानी कि ये जो लाल रंग है यही सर्वाधिक प्रयोग में होता था। अब हम ये युग युग की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरा प्रागैतिहासिक की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। तो इस समय लाल रंग का प्रयोग सर्वाधिक होता था और ये बनता किससे था, बनता था गेरू से। अब पीला रंग बताइए, पीला रंग किससे बनता था बताइए, सोचिए। लाल को तो गेरू से बन गया और पीला, सिंपल सी बात है, पीला रंग बनता था मिट्टी से। क्लियर। काला किससे बनता था, काला क्या होगा बताइए, काला रंग बना दीजिए कोयला से, ठीक। सफेद, सफेद जो रंग बनता था वो बनता था चूना या खड़िया जो होती है, चूना या खड़िया वगैरह से सफेद रंग बना दिया जाता, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। रंग कैसे बनता था, कौन से रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था, किन किन चीजों से बनता था, कौन से युग में था, ये सारी चीजें आप लोगों को इतने क्लियर हो। अच्छा, अब आइए एक चीज हम लोग और जानते हैं आगे। देखिए, यूरोप में, यूरोप में प्रागैतिहासिक कला, या ये कहें कि प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से थे। यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से थे। देखिए इस समय जो ये जो केंद्र थे बेसिकली दो ही माने जाते हैं। कौन से, पहला जो केंद्र है वो है आपका उत्तरी स्पेन, उत्तरी स्पेन। और जो दूसरा है आपका वो कौन सा है बता सकते हैं। जो दूसरा जो केंद्र है वो है आपका दक्षिणी फ्रांस। यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन कौन से थे, वो थे हमारा उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। इतना क्लियर। देखिए, अब दो महानुभाव आए, दो आदमी आए,
कौन आया? वो थे ओवर मायर और बर्किट। ओवर मायर और बर्किट ने ये जो दोनों स्थानों पे जो चित्र मिले हैं, इनको संयुक्त रूप से यानी कि मिले जुले रूप से इनको क्या कहा? इनको कहा फ्रैंको कैंटाबियन। फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र का, यानी ओवरमायर और बर्किट ने संयुक्त रूप से उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में मिले चित्रों को फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र कहा। ये आप लोग याद रखिएगा। पूछते हैं कि या तो वो पूछेंगे कि ओवरमायर और बर्किट ने उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में मिले चित्रों को किस रूप में कहा या किस क्षेत्र के रूप में कहा, तो आप लोग बताएंगे फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र। या आप लोगों से पूछ लेंगे कि फ्रैंको कैंटाबियन क्षेत्र ही क्या होता है, डायरेक्ट यही पूछ लेंगे, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा जो यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों के जो केंद्र थे दोनों, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस, इसमें ओवरमायर और बर्किट ने इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा था। मतलब क्वेश्चन जैसे भी मतलब आप लोगों को घुमाएगा, क्वेश्चन जैसे भी आएगा मतलब आप लोग अब जान जाएंगे क्या है क्या नहीं। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी चीज और जान लीजिए। क्या? जैसे पहले हम लोग देखिए बात करेंगे, देखिए गुफाएं तो अब हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं, ये जो उत्तरी स्पेन है हमारा, ये जो उत्तरी स्पेन है, ठीक, यहां पर जो गुफाएं मिली, जो चित्रित गुफाएं हैं वो कैसी हैं और कहां तक फैली हुई हैं, ये भी आता है। पूछेगा कि उत्तरी स्पेन, भाई उत्तरी स्पेन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका कोई एक निश्चित क्षेत्र होगा ना कि ये गुफाएं यहां से यहां तक के लिए हैं। ये चीज आप लोग जानते रहिए। तो उत्तरी स्पेन में जो कैंटाबियन का जो पर्वत क्षेत्र है, कैंटाबियन का पर्वत क्षेत्र में है क्या? पेरिनीज घाटी। पेरिनीज घाटी है, यहां तक कैंटाबियन के पर्वत क्षेत्र के पेरिनीज घाटी तक, तथा उसके ऊपर जब